के खिलाफ साजिश करार दे दिया है। ज़ाहिर है कि कैप्टन सफदर जो हैं वो बहुत सादा हैं और उन्हें जो उनसे जो सवालात किए गए होंगे वो सवालात ज़ाहिर है कि मरियम नवाज़ के बारे में किए होंगे और बताया जाता है कि वो मरियम नवाज़ से काफ़ी अरसे से जो हैं वो मरियम नवाज़ के साथ नहीं रह रहे और मरियम नवाज़ ने जो है मुतअद्दिद बार जो कहा है कि वो अपने वालिद की ज़ेर कफ़ालत हैं। और नाज़रीन इसके साथ ही पारा चनार और कोयटा में जो है वो जो कल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उनकी हलाकतों में जो है वो बहुत इजाफा हो गया और हलाकतें अब जो है 65 या 66 से ज़्यादा हो गई हैं। और हम इस पर भी बात करेंगे कि ये कोयटा और पारा चनार जो है ये दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पे है, क्योंकि यहाँ पारा चनार में और कोयटा में बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं दहशत गर्दी के। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है हम बात करते हैं कैप्टन सफदर की कि उन्होंने कहा है कि ये नज़रिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ जो है वो एक साजिश है पनामा लीक्स। अब इंटरनेशनल उन्होंने तो ये कह दिया है कि इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में मुलविस हैं। इस पर हमारे साथ हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब जो हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं और वज़ीर आला के मामले ख़ुसूसी भी हैं, और PTI के MNA और PTI के रहनुमा जो है अली मोहम्मद ख़ान साहब भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर हसन अस्करी साहब भी हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले जो है वो अली मोहम्मद ख़ान साहब से बात शुरू करूंगा कि ख़ान साहब आप कैप्टन सफदर के इस बयान को कैसे देखते हैं कि ये पनामा लीक्स जो हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, नज़रिया पाकिस्तान क्या है पहले तो इसको समझना होगा। मैं जितना समझता हूँ नजरिया पाकिस्तान ये है कि हमने पाकिस्तान को अपनी माँ समझना है। हमने यहाँ रिज़्क़ हलाल कमानी है और ऐसा निज़ाम बनाना है जिसमें हराम की कमाई के रास्ते बंद हो सकें, जिसमें करप्ट लोगों का मुहासबा हो सके, जिसमें इंसाफ सबके लिए आम हो, जिसमें कोई मालदार और गरीब की तफरीक ना हो। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे पहले कौमें, लोगों सुन लो, तुमसे पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और। तो मैं तो जिस पाकिस्तान या नजरिया पाकिस्तान को समझता हूँ वो तो जिना का पाकिस्तान है। और मोहम्मद अली जिना ये वो शख्स का नाम है जो अपनी जात में ही एक यूनिवर्सिटी थी। ऐसा शख्स जो मरने लगा ज़ियारत में डेथ बेड पे, जब उनके खाने की इश्तिहा खत्म हो गई तो उनको उनका पसंदीदा खाना जालंधर से एक बावर्ची मंगवा के बनाया गया। उन्होंने वो बड़े दिनों बाद थोड़ा सा खाना खाया, फिर पूछा कि किसने इसकी पेमेंट की है। बताया गया कि सरकारी खजाने से। उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि ब्रिंग मी माय चेक बुक एंड आई विल नॉट लेट दीस पीपल कुक दीस फूड्स फॉर मी फ्रॉम द नेशनल एक्सचेकर। उसको अपने चेक बुक से चेक लिख के वापस भेजा और कहा कि मेरे लिए जो सादा खाना बनता है वही बनाओ। ये है नजरिया पाकिस्तान। अगर इस पे चले हैं शरीफ खानदान, अगर इस पे चले हैं कैप्टन सफदर साहब और उनकी सारी फैमिली, तो फिर हमारे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर वाकई उन पे करप्शन के चार्जेस हैं और अगर वाकई पनामा लीक बाहर से निकला है, पनामा लीक जो है सर, आपने, मैंने, नसीम जहरा साहबा ने, इमरान खान जरदारी साहब किसी ने नहीं निकाला। पनामा लीक तो बाहर से आया। अगर आप समझते हैं कि साजिश है तो फिर तो आप एक कदम आगे जाएं, हम आपके साथ होंगे। आप अमेरिका में जाके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है पनामा जो है उनका एडजेसेंट इलाका है, वहाँ पनामा लीक्स के जो मोसैक फोंसेका है उनको और उनके सारे जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं ICIJ के, उनको जरा आप कोर्ट में ले जाएं, हम भी आपके साथ होंगे कि वाकई साजिश है। अगर साजिश नहीं है तो लंबी कहानी छोड़ें, सिंपल सी बात है। हाँ, अली मोहम्मद आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है, आपका पॉइंट भी बहुत क्लियर है और बहुत समझ भी आ गई नाज़रीन को भी। अब डॉक्टर अस्करी साहब से मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, आप कैसा देख रहे हैं कि कैप्टन सफदर जो हैं वो JIT के सामने पेश हुए? देखिए, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है वजह उसकी वही है जो आपने कही कि बुनियादी तौर पर मरियम शरीफ के बारे में सवालात पूछे गए होंगे, क्योंकि बराह रास्त उनको गालबन JIT जो है नहीं बुलाएगी। और फिर जो कैप्टन सफदर साहब ने बाहर आके बात कही है वो बड़ी अनहोनी किस्म की तावील फरमाई है, क्योंकि अब तक तो कुछ और बातें PMLN वाले कहते थे। उन्होंने एक नई कहानी है कि नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, यानी नजरिया पाकिस्तान ये है कि सवाल ना पूछा जाए हुकूमत से और जिस तरह मर्जी वो चलते रहें। तो अब इसका तो कोई इलाज नहीं कि आप
किसी बुनियाद की बगैर ही वैसे बातें डॉक्टर आप क्या समझते हैं कि कैप्टन सफदर को बुलाना चाहिए था, मरियम नवाज को बुलाना चाहिए था? कैप्टन सफदर को बुलाना आपके ख्याल में बहुत ज्यादा सूदमंद हुआ होगा? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल जहाँ तक अंदाजा ही हम कर सकते हैं जो वो मेरा ख्याल है उन्हें बुलाना मुनासिब न समझा, क्योंकि ये जो डिबेटेबल पॉइंट है इसके अंदर वो है डिपेंडेंस का, कि वो डिपेंडेंट हैं, किसकी डिपेंडेंट हैं, सफदर के साथ हैं या नवाज शरीफ साहब की डिपेंडेंट हैं। ये एक बहस रही है ना सारे किस्से के अंदर, तो उसके सिलसिले में कुछ क्लैरिफिकेशन लेने के लिए उन्होंने कैप्टन सफदर को मेरा ख्याल है बुलाया होगा। उनका ख्याल होगा इससे ये क्लैरिफाई हो जाती है पोजीशन के क्या डिपेंडेंट हैं। वाइफ अमूमन हस्बैंड की डिपेंडेंट समझी जाती है, तो अगर यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है, वो अपने वालिद की भी डिपेंडेंट हो सकती हैं, तो ये कोई अच्छा, आप डॉक्टर अस्करी आपने कह दिया कि वो जीआईटी जो है वो मरियम नवाज को नहीं बुलाएगी। मेरा ख्याल है कि जीआईटी मरियम नवाज को भी बुलाएगी और कलसूम बीबी को भी बुलाएगी, क्योंकि कलसूम बीबी ने भी जो है वो बयान दिया था कि जो लंदन के 4 फ्लैट हैं जो असल तनाज़े का सबसे बड़ा हिस्सा है, कि वो फ्लैट जो है वो 93 में और 90 की दिहाई में जो है हमने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खरीदे थे। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इसहाक डार साहब का, कलसूम नवाज साहब का और मरियम नवाज का आना जरूरी नहीं समझते आप? देखिए, उसमें असूली तौर पर तो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हमारा गलबन ये असेसमेंट रहा है कि इसमें वो खवातीन को बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं करना चाहेंगे और डार साहब को शायद वो तलब कर लें, वरना कैप्टन सफदर का तो बराह रास्त कोई इसमें दखल हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि कहीं उनका तस्करा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं आया। अलावा डिपेंडेंट की जो बहस थी उसके अंदर उनका नाम हमें नज़र आता है। तो अगर चाहें तो जेआईटी किसी को भी बुला सकती है, खवातीन को भी बुला सकती है। अच्छा, डॉक्टर साहब मैं करेंगे डॉक्टर साहब, मैं हुकूमत पंजाब के और मुस्लिम लीग नून के जो है वो तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान से पहले एक दफ़ा फिर अली अहमद साहब के पास जाना चाहूँगा कि अली मोहम्मद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर अस्करी ने कहा है कि जीआईटी जो है वो कलसूम बीबी को और मरियम नवाज को नहीं बुलाएगी? आप क्या समझते हैं कि कलसूम बीबी को और मरियम नवाज को बुलाए बगैर और इसहाक डार को बुलाए बगैर जीआईटी की तहकीकात और तफ्तीश जो है वो मुकम्मल हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ इन्होंने किया है इसको उन्होंने बहसियत एक खानदान किया है, जिसके हेड जो है वो मियाँ साहब हैं और मियाँ साहब खुद तशरीफ ले आए हैं, उनको बुला लिया गया है। ये बात कहना कि मियाँ साहब ने अपने आप को पेश किया है, ये सरासर लव है। मियाँ साहब ने पेश नहीं किया, मियाँ साहब को पेश होना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जब होता है सब में उससे पेश होना होता है। जहाँ तक मरियम बीबी का ताल्लुक है और जो कुलसूम साहिबा हैं जो मियाँ साहब की वाइफ हैं और खानदान है, फैमिली है, मैं समझता हूँ शायद जेआईटी इस चीज़ का लिहाज रखे, क्योंकि वो खवातीन हैं, इसलिए अगर वो मुनासिब समझेंगी तो अगर कोई इनको लगता है कि कोई सफम रह गया तो उनको बुला लेंगी। मुझे नहीं लगता कि उनको बुलाएंगी। देखें, मनी ट्रेल बेसिकली मियाँ साहब ने देना था, वो किसी कुलसूम नवाज साहिबा ने या उन्हें कुलसूम नवाज साहिबा का वो बयान सबको पता है कि जब उन्होंने फरमाया था कि जाने कहाँ से मेरा वो लेके आ जाते हैं प्रॉपर्टीज, मेरे बहन भाई की, तो सना बुच्चा को दिया था, तो जाहिर है वो तो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन मैं समझता हूँ ठीक है अली मोहम्मद, आपकी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा जी, हाँ जी, मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, आप एक तो पहले मुझे ये बताएं कि आप खुद पॉलिटिशियन हैं और एक बड़े दानिश्वर पॉलिटिशियन हैं और आपके वालिद भी पॉलिटिशियन थे। मुझे आप बताएं कि आप कैप्टन सफदर के इस बयान को कि पनामा लीग जो है वो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, इसको क्या समझते हैं आप? क्या कमेंट करेंगे इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जेआईटी के जो भी सवालात हैं जो उन्होंने कैप्टन सफदर से पूछे होंगे, कैप्टन सफदर टू हिज बेस्ट एबिलिटी उनको उनके जवाब देने चाहिए थे। और बाहर आकर अगर कैप्टन सफदर ने कोई प्रेस टॉक की है तो शायद उन्होंने कुछ बात करते हुए इन द फ्लो ऑफ थिंग्स कहा है कुछ के एटमी पाकिस्तान के जो धमाके किए थे उसके ख़िलाफ़ साजिश है, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जा रहा है, तरक्की की शरह पे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क गामज़न है,
तो वो जो अपनी बात वो अच्छा कर रहे थे। मलिक साहब आप जरा यहाँ रुकिएगा। मलिक साहब, आप भी वाकई ये समझते हैं कि पनामा जो है वो पाकिस्तान में दबाकों के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश है? अच्छा देखिए, आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं मलिक साहब। नहीं, मेरी इन सब बात सुने। देखें, कोई सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाना, क्या ये साजिश नहीं है? सर मेरा एक सवाल का मेरी बड़ा बात सादा, सुनिए ना। आप माशाल्लाह बहुत जीरिक पॉलिटिशियन हैं, आपका आप सवाल बड़े आ गया। दानिशमंद पॉलिटिशियन हैं। मुझे ऐसे एक सवाल का जवाब दे दें कि आप क्या वाकई कन्विंस हैं कि इंटरनेशनल साजिश पॉसिबल हो सकती है नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा लीक्स? देखिए, मैंने जो आपसे अर्ज़ की, मैं आपके इस सवाल को बड़ी वजाहत से इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन गुजारिश मुझे सिर्फ इतनी करने दें, थोड़ी तमीज़ बांधने दें और मैं आपका जवाब दे के जाऊँगा। मकसद ये है कि जो पाकिस्तान की आज सूरत है, जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो अंजुम साहब हमारे नज़दीक पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के जो कल वाक़यात हुए आपने देखे, आज 54 लाशें एक जगह पे, 15 एक जगह पे, 9 4 एक जगह पर पड़े और हम वो लाशें भूल के आज फिर सियासत पे बात कर रहे हैं। और ये कल अली मोहम्मद खान साहब एक टॉक शो पे थे, ये कल शाम की बात है, इन्होंने कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे, घर सहरी पे जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन जिस शो में हम बैठे थे हम उधर ही अगले 5 मिनट में भूल गए। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जो कोई चीज़ भी इसके रास्ते में आ रही है, आप चाहे वो देख लें, ठीक है, पनामा के लीक्स हुए, वो इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट थी, उसके अंदर वो जो भी लीक हुई, बड़े बड़े सरबराहान मुमलिकत के उसके अंदर नाम आए, मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली का भी नाम आया, लेकिन उसके नतीजे में जो एक एंटी करप्शन कैंपेन यहाँ पे स्टार्ट हुई, उसको आप 3 चीज़ों को सामने रखें कि क्या पनामा लीक्स के बाद प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये ऑफ़र नहीं किया था कि कमीशन बना दें और इंक्वायरी करा लें? उसके लिए स्ट्रीट अनरेस्ट की ज़रूरत, उसके लिए इस्लामाबाद को सीज करने की ज़रूरत, उसके लिए पीटीआई की वो पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई और पूरे मुल्क को जिसने मफलूज किए रखा, ऑब्वियसली इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस, ये उनकी अपनी दनिस्त में फैसला था जो उन्होंने किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को खान साहब हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास और जो मोहम्मद अहमद खान साहब ने जो बयान किया है इसका वो जवाब देंगे अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, यहाँ पर हम छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के फ़ौरन बाद हम हाजिर हो रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से
जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हुकूमत पंजाब के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब बात कर रहे थे। डॉक्टर अस्करी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप कैसे देख रहे हैं JIT की इस पूरी कार्रवाई को कि JIT ने अपना फैसला देना है या JIT ने एविडेंस देना है या JIT ने जो है वो कंक्लूजन देना है? देखिए, JIT ने तो रिपोर्ट बैक करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जिम्मेदारी JIT को डाली है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये रिपोर्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट को जाएगी, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इन्होंने सिर्फ ये है कि जो सवालात रेज हुए हैं उन पे जितनी भी एविडेंस मिल सकी है या नहीं मिल सकी है या जो मुश्किलात पैदा हुई हैं या जो JIT के मेंबरान की ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी बातें इकट्ठी होकर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो चली जाएंगी और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट दोनों साइड के लॉयर्स को दोबारा सुन लेगा और उसके बाद ये फैसला जो 3 जजेस ने अभी अपनी हतमी राय देनी है वो बाकी 3 जजेस जो हैं वो अपनी हतमी राय दे देंगे क्योंकि 2 जजेस तो राय भी क्लियर दे चुके हैं, सिर्फ 3 का मामला है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि बात किस तरफ को जाएगी। मैं अली मोहम्मद खान साहब से पूछूंगा। अली मोहम्मद खान साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि 10 जुलाई तक JIT जो है वो अपना काम मुकम्मल कर लेगी और JIT का क्या काम, JIT जो है वो क्या अपना ओपिनियन देगी या एविडेंस प्रोवाइड करेगी?
देखिए, इस पे आपके पहले सवाल पे तो मैं अपना जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे क्या पता है वो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, वो तो उनसे आप पूछें। JIT जो है उसमें जो अंदर लोग बैठे हैं, मैं तो जब से JIT बनी है मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो मैंने अगर क्रिटिसाइज किया है नवाज शरीफ साहब के लोगों को, जिन्होंने JIT को धमकियां दी हैं, 007 कहा, कसाई की दुकान और पता नहीं क्या क्या कहा, तो जहां मैंने उसको कंडेम किया, साथ साथ मैंने ये भी कहा कि मैं कोई JIT की तारीफ में आसमान के कलाबे नहीं मिलाऊंगा। उनकी रिपोर्ट बात करेगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन साबित करेगी कि क्या वाकई उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया या सारा दिखावा था। तो अभी जरा रिजल्ट आने दें और उसमें अभी टाइम है, मेरी दुआ है कि टाइम पे वो करें। जहां तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक है, JIT बिल्कुल वो जो कोई फैसला उनके पास फैसला की क्या वो है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल पैनल को दे देनी है। फैसले तो सुप्रीम कोर्टें करती हैं, JIT तो आपको एक रिपोर्ट निकाल के दे देगी। हाँ, अगर उनको ये मैंडेट हो कि आप हमें बताएं क्या ये करप्ट है या नहीं है, मनी ट्रेल है या नहीं। उन्होंने अगर मनी ट्रेल का देखा, उन्होंने ये देखना होगा कि हमें शवाहिद नहीं मिले इनके मनी ट्रेल के। ये कहना कि मनी ट्रेल है या नहीं, ये फैसला मेरे छोटी सी दानिश में सुप्रीम कोर्ट का इस्तेकाफ है कि वो फैसला करेगी कि जो JIT के सामने देखें, जरा अपना परसेप्शन क्लियर करें। JIT ने जाके दुनिया में मनी ट्रेल तलाश नहीं करनी, बर्डन ऑफ प्रूफ मियां साहब पे ही है। उन्हें सिर्फ ये करना है कि जो सबूतें मियां साहब और उनके खानदान ने वहां दी हैं, उन सबूतों को उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है कि क्या वो सही भी हैं या नहीं, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ मियां साहब और उनकी फैमिली पे था। वो जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो जाएगी, उस इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान फैसला करेंगे, और उनमें से अगर एक का फैसला भी इनके मियां साहब के खिलाफ आ गया, तो जो पहले खिलाफ आ चुके हैं और एक और, तो 3 अगेंस्ट 1 या 3 अगेंस्ट 2 या 5-0, वी डोंट नो। एक जज का भी अगर फैसला इनके खिलाफ आ गया तो फिर मियां साहब, मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत बड़ा ये झटका होगा। अच्छा, मोहम्मद नवाब खान, आपने अली मोहम्मद खान साहब की बात सुनी है, आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ और उनके बच्चे और अहले खाना जो हैं, वो अगर ये साबित, वो मनी ट्रेल जो है वो क्लियरली साबित नहीं करते तो फैसला तो उनके खिलाफ आ गया हुआ है, क्योंकि 13 सवाल तो बहुत क्लियर है। ये तो मियां नवाज शरीफ ने साबित करना है, जो बज़ाहिर अब तक साबित नहीं कर सके और उन्हें अब तक नहीं बताया कि ये पैसे कहाँ से आए और कैसे हुए। तो ये मियां नवाज शरीफ का जाना आपको ठहर गया लगता नहीं? अच्छा, नहीं, देखिए सब मैं इसमें मुनासिब ये समझूंगा कि जो आपने पहली बात की जिसमें आपने कहा कि JIT ने इसमें अपनी ओपिनियन देनी है कि एविडेंस देनी है, तो ये आपका बड़ा पर्टिनेंट सवाल था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव हर्ड अ गुड जर्नलिस्टिक क्वेश्चन। और अली मोहम्मद ने भी बड़ी अच्छी बात की है, जो उन्होंने बड़ी लीगल पैराई में रख के बात की है कि एक्चुअली होना तो यही है। क्या देखिए, अब अगर आप वो ओपिनियन JIT बनाती है और विदाउट एविडेंस बनाती है, अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या जो एविडेंस JIT के सामने पेश किया जा रहा है, उस एविडेंस की बुनियाद पर जो JIT उसकी बुनियाद पर अपना ओपिनियन बनाएगी, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने सबमिट करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे इवेलुएट करती है। अब क्या ये देखा जाएगा कि जो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली और जिन लोगों का नाम ये सारा सिलसिला जिनको JIT ने बुलाया है, उनकी प्रोवाइडेड एविडेंस और उनकी जो रीजनिंग और उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की गई है, उसको कंसिडर किया जाएगा कि ये सफिशिएंट एविडेंस है टू एक्विट देम, और वेदर ये देखा जाएगा कि जिस जगह पर सुप्रीम कोर्ट में केस खड़ा था, जिस बुनियाद पर 3 जजेस ने ये फैसला दिया कि ये फर्दर प्रोब इन कर लिया जाए, तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस जिस बुनियाद पर ये खुद प्रोवाइड करेंगे, नंबर 1, जैसे अली मोहम्मद खान साहब ने कहा, बारे सबूत उनके ऊपर है, और इसी तरह से जैसे वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके कुछ चीज़ों को डिग आउट कर लेंगे, जिस तरह से वो रिकॉर्ड मांग रहे हैं, कभी FBR से मांग रहे हैं, कभी SCCP से मांग रहे हैं, तो देखना ये होगा कि ये सारी सूरत हाल के बाद जब ये केस अपने मंतकी हल की तरफ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जो JIT की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर से किसी जैसे मेलिस एट्रीब्यूट किया जा रहा है, कहीं उसकी तो कोई जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है उसकी एविडेंस भी आ जाती है कि नहीं आती, पता लगता है कि यहाँ पर कोई बायस था कि नहीं था। जो इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं, ऑब्वियसली उनकी थ्रेडबेर उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, जब वो कोर्ट में जाएंगे तो सारे वकला उसके ऊपर जब अपने दलाइल दे रहे होंगे, तो एक एक नुक्ते पर बड़ी तफसील से बात की जा रही होगी, क्योंकि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस के साथ जो बात हम बार बार कह रहे हैं, और जिस बात को हम कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान को जितनी ज़रूरत इस्तेहकाम की है, वो हमें सिर्फ इस बुनियाद पर
सिर्फ एक पूरी देखें, एक जेआईटी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ने हमारे पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को अब बिल्कुल इस तरह, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल है तो इसके एक एक डॉक्यूमेंट की, एक एक बात की बड़ी अहमियत होगी जो जेआईटी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाएगी। मोहम्मद अहमद खान साहब, आपकी बात तो बहुत क्लियर होगी और यहाँ पर हमें लेनी है एक ब्रेक। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आ रहे हैं, जाइएगा कहीं नहीं। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा at 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात पे जवाब नहीं।
जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जाने से पहले मोहम्मद अहमद खान साहब बात कर रहे थे, मैं अब अली मोहम्मद खान साहब की तरफ आऊँगा। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, आज जो है वो GIT ने 4 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन में तफ्तीश करेगी कि उन्होंने GIT को रिकॉर्ड पेश करने की बजाय रिकॉर्ड में जो है वो टेम्परिंग की है। अब देखिए, एक तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में टेम्परिंग की शिकायत है, दूसरा IB पर GIT ने इल्ज़ाम आयद किया है कि IB जो है वो GIT के अरकान को हरासा कर रही है, तीसरा FBI में जो है वो इसहाक डार साहब का जो है 2007 से पहले का रिकॉर्ड ही गायब है और सारा रिकॉर्ड अभी तक पेश नहीं किया। ये सारी बातें कि स्टेट के इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के कहने पर GIT को प्रॉब्लम में GIT के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और तफ्तीश को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। और इसको मैं जोड़ूंगा क्योंकि साथ में गवर्नमेंट के बहुत से हलके जो हैं इस बात पर बड़े परेशान थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सिसिलियन माफिया का नाम दिया मियां नवाज शरीफ को, और गॉड फादर का नाम दिया मियां नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए। तो आप नहीं समझते कि ये गॉड फादर नहीं तो और क्या है कि आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉरपोरेशन में टेम्परिंग करें, IB को धमकाने के काम में लाएं और FBI जो है वो रिकॉर्ड ना पेश करे। तो ये सरकारी इदारे, स्टेट के इदारे जो हैं वो एक शख्स के लिए, ज़ात के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपसे मैं मुखातिब हूँ। देखें, वो तो बिल्कुल क्लियर है। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर इनके पास मनी ट्रेल होता सुप्रीम कोर्ट में दे चुके होते, अगर मनी ट्रेल होता मियां साहब आके खुद दे चुके होते, तो GIT के सामने पेश हुए हैं तो मियां साहब ने यही कहा है बाहर आके कि हम तो अपना सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में दे चुके थे। इसका मतलब है कि नो न्यू एविडेंस। जब ये सूरत हाल हो और आपको ये लगता है कि अब आपकी इस केस के बाद जाहिर है बड़े स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस में सियासत के बाद आने, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक भी जज जो है वो जो माइनॉरिटी जजमेंट तो अभी फिलहाल नहीं कह सकते क्योंकि 3 अभी पेंडिंग है, लेकिन अगर एक भी जज और ये कह दे कि मियां साहब सादिक और अमीन नहीं है या उन्होंने अपने असासे छुपाए हैं या उन्होंने वो जो गलत बयानी वाली बात की कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और कौमी असम्बली में अलग-अलग बातें की हैं, तो मियां साहब का तो सियासी करियर जो है उसको तो बहुत बड़ा खतरा पेश होगा। तो इसके बाद आप मुझे बताएं कि जिन लोगों के हाथ में इख्तियार हो, जिस तरीके से मियां साहब ने, माफी चाहता हूँ, जिस तरह सियासत की है इस मुल्क में, उन्होंने हमेशा लोगों को जो है एक तरीके से ओवर ऑफ किया है पावर के जरिए, चाहे पैसा हो चाहे ताकत हो, दोनों तरीके यूज हुए हैं। इल्जाम उनसे बड़े संगीन हैं। आपको SI से फंडिंग वाला केस तो अजहर खान केस भी याद होगा। तो जब उनको ये लग रहा है कि नविश्ता दीवार है कि दिस इज बेसिकली द बिगिनिंग ऑफ द एंड, तो अगर वाकई ये बिगिनिंग ऑफ द एंड है तो उन्होंने फिर अपना हर कोई कोशिश करनी है, इदारे भी यूज करने हैं, अपने लोग भी यूज करने हैं, किसी भी तरीके से इस प्रोसेस को उन्होंने डीप ट्रैक करने की मैं समझता हूँ कोशिश वो की भी है और कर भी रहे हैं। तो फिर इनका एतराज कि ये कोर्ट ने जो है वो गॉड माफिया का नाम लिया है और कोर्ट ने जो है सिसिलियन माफिया का नाम लिया और गॉड फादर का नाम लिया है, तो ये एतराज तो फिर मुस्लिम लीग नून का आप इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको बहुत गलत तरह में यूज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कभी किसी के बारे में इस तरह नहीं कहती। उन्होंने ये कहा कि इस तरह गॉड फादर काम करते हैं।
अब अगर ये अपने आप को गॉड फादर समझते हैं तो समझें, ठीक है ना। जब ये धमकी दी थी निहाल हाशमी साहब ने, देखें एक तो वो जजमेंट है ना जो खोसा साहब की है, उस पर उन्होंने स्टार्ट किया गॉड फादर से। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ गॉड फादर है, गॉड फादर से स्टार्ट किया। अब समझने वाले समझ जाएंगे। बेनसतूर बात है ना, बेनसतूर को डायरेक्टली इतनी कि मियां नवाज शरीफ साहब को आप गॉड फादर हो, सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसी बात नहीं की। दूसरा जो निहाल हाशमी का था, निहाल हाशमी साहब ने जब धमकी दी है तो उनके वकील को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट एंड कोर्ट कमी बेशी अल्लाह माफ करे, अल्फाज इस तरह से थे कि इस तरह तो गॉड फादर करता है, इसलिए माफिया करती है, क्या हुकूमत ने वो ज्वाइन कर ली है? एक सवाल है। तो मैं ये समझता हूँ अगर ये अपने आप को सिसिलियन माफिया समझते हैं और गॉड फादर समझते हैं तो वो मशहूर मकूला है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो समझते रहें। अच्छा, यही सवाल जो है वो डॉक्टर अस्करी साहब से करूंगा। डॉक्टर अस्करी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने गॉड फादर का जो इस्तेमाल किया लफ्ज़ का और सिसिलियन माफिया का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये आप नहीं समझते कि बहुत एक्यूरेट और एप्रोप्रिएट और एविडेंस के साथ है कि ये सुप्रीम कोर्ट को और जेआईटी को धमका भी रहे हैं, जैसा कि निहाल हाशमी ने कहा कि हम तुम्हारे बच्चों का जीना हराम कर देंगे, हम तुम पे पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे। फिर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज में टेम्परिंग की गई और फिर जो है FBI को इस्तेमाल किया गया कि वो हरासा करे जेआईटी को, और फिर FBR भी जो है इस्तेमाल हो रही है कि वो रिकॉर्ड नहीं दे रही। तो ये और गॉड माफिया और सिसिलियन, गॉड फादर और सिसिलियन माफिया क्या होता है? देखिए, ये लिटरेरी रेफरेंसेस जो हैं वो जजमेंट्स में आते रहते हैं और इसका बुनियादी मकसद जो है, जो ये रेफरेंस दिया गया है एक जज साहब ने, बुनियादी तौर पर वो यही है कि मोनोपोलाइजेशन ऑफ पावर है और अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए हर मेथड इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप गॉड फादर और सिसिलियन माफिया का सिस्टम देखें जो कि रवायती तौर पर मौजूद रहा है, वो इसी किस्म का रहा है। और ये हम जानते हैं कि फेडरल ब्यूरोक्रेसी पे, जिसमें सारे ये डिपार्टमेंट आते हैं, FBR भी आता है जो इस सिलसिले में इन्वॉल्व है, सारे डिपार्टमेंट हैं, और पंजाब गवर्नमेंट का ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ये टोटल कंट्रोल में है इस वक्त। PMLN या जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, आपकी पोजीशन ले ही नहीं सकते पाकिस्तान के अंदर। फेडरल सेक्रेटरी, ग्रेड 22, प्रोविंशियल सेक्रेटरी, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब की मर्जी नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर चीफ मिनिस्टर की मर्जी है तो ग्रेड 18 के आदमी को 20 का डॉक्टर आपका शुक्रिया, आपने जो है वो बात आपकी कंप्लीट होगी। अब मैं मलिक मोहम्मद साहब से, मलिक साहब आप जरा एक शॉर्ट सा कमेंट दे दें, फिर हम पारा चनार पे और कोयटा में जो देखिए वाक़यात हुए कि आप ये गॉड फादर के लफ्ज़ पर जो मुख्तलिफ आपके हलकों की तरफ से एतराज़ आ रहा है और सिसिलियन माफिया के लफ्ज़ पे एतराज़ आ रहा है, वो गैर मुनासिब नहीं है? नहीं, देखिए मैं दो बातों की वजाहत फॉर द करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड कर दूं। देखिए, जैसे डॉक्टर हसन अस्करी साहब तो हमारे उस्ताद की हैसियत रखते हैं, बड़ी उनकी राय अहम होती है हर मामले में, लेकिन ये लिटरेरी रेफरेंस नहीं था, ये एक फिक्शनल रेफरेंस था। और अगर लिटरेरी रेफरेंस जो है वो किसी बेस्ड अपॉन द नॉलेज ऑफ किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट के, किसी इकोनॉमिस्ट के रेफरेंस से होता, किसी सोशल इकोनॉमिस्ट के रेफरेंस से होता, तो फिर तो उसकी बात थी, किसी फलसफादान के रेफरेंस से होता तो फिर तो वो लिटरेरी रेफरेंस आ जाता। लेकिन फिक्शंस के ऊपर जो नॉवल फिक्शंस पे बेस्ड हो, उनके इकतबास में से उठा के एक पूरी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट लिख देना, लिटरेचर तो फिक्शन होती है। नहीं, जरूर होती होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उसके ऊपर नहीं होती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स उस पर नहीं आती सर। एंड देन लिटरेचर, फिलॉसफी जो है वो नॉवेल्स और लिटरेचर के अंदर आती है, इतराज नहीं। लेकिन मुझे एक बात कह लेने दें, देखिए उसकी हद तक हमारा एतराज, डॉक्टर साहब में इजाजत दे दें, उसकी हद तक हमारा एतराज अपनी जगह जरूर मौजूद है। और फिर थोड़ी सी मैंने कहा इंसानियत से नाता। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। डार्क आर्ट टेक्स्ट रिकॉर्ड गुम, $102 अरब का काला धन, MPA की फिरौनियत, इसके अलावा भी आपको दिखाएंगे फ्लोर मिल्स में खुदकुश जैकेट्स, पेशावर का चांद दुबई में, भीगी भीगी मीठी ईद, हॉकी पर जवाल, खिलते जास्मिन की महक को महफूज किया महारत से। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। वेलकम बैक नाजरीन।
नाज़रीन, हमारे साथ अली मोहम्मद खान साहब जो PTI के मारूफ रहनुमा हैं और मेंबर नेशनल असम्बली भी हैं, और उनका KPK से भी ताल्लुक़ है। तो मैं बात शुरू करूंगा अली मोहम्मद खान साहब से ही। अच्छा खान साहब, आप पारा चनार को भी जानते हैं, कोयटा भी आपका शहर है, आपके पाकिस्तान का शहर है। मुझे ज़रा आप ये समझाइए कि पारा चनार में क्या ख़ास बात है कि वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों होते हैं? देखिए, आपको एक चीज़ देखनी होगी कि आप इसमें एक मिस कर रहे हैं। कराची में कल पुलिस वालों को अबकारी करके शहीद किया गया है, वो भी उसमें रखिएगा। देखें, हाँ जी, पाकिस्तान वो तो थोड़े मुख्तलिफ, कराची के वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ हैं अली मोहम्मद खान, कराची के वाक़यात थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उसमें लिसानी वजूहात भी हैं, उसमें और दूसरी वजूहात भी हैं। ये पारा चनार और कोयटा खास वजूहात है। हाँ देखिए, हसन अस्करी साहब बैठे हैं, ये इस बात को हम सबसे बेहतर समझते हैं। मिलिट्री टर्म्स में एक बात मिलती है, यूज होती है, उसमें वो कहा जाता है कि इट्स नॉट द मैन दैट काउंट्स, इट्स नॉट द गन दैट काउंट्स, इट्स द मैन बिहाइंड द गन दैट काउंट्स। तो गोली बंदूक नहीं चलाती, उसके पीछे एक जहन होता है। अब हम ये देखना है क्या अचानक कुछ लोग नाराज होकर मरना शुरू हो गए। बहुत अरसे तक ये एक हमारा यहाँ पे एक रेटोरिक रहा, नैरेटिव रहा कि जो हमारे नाराज लोग हैं, उसमें कुछ थे भी। अब सवाल ये है कि वो नाराज लोग कब तक नाराज हैं, क्या उनको कोई फंड कर रहा है? हकीकत ये है कि बेसिकली हिंदुस्तान के पाले हुए लोग हैं, हिंदुस्तान की सारी प्लानिंग है, वो हमारे गिर्द अपना शिकंजा कस रहा है। उसके लिए अफगानिस्तान की सॉइल भी यूज हो रही है। और जहां जहां हमारे मुल्क में फॉल्ट लाइन्स हैं, देखें, आपके अगर आप फर्ज करें बीमार हैं और खुदा न खास्ता आपको शुगर भी हो, आपको ब्लड प्रेशर भी हो और आपके जोड़ों का दर्द भी हो, तो आपको हर दवाई बीमारी की डॉक्टर अलग-अलग दवाई देगा। हमारे मुल्क में कुछ फॉल्ट लाइन्स बदकिस्मती से हम 70 साल में नहीं ठीक कर सके। एक हमारा शिया सुन्नी डिवाइड है। देखें, अपने मसले को छोड़ो नहीं, दूसरे के को छेड़ो नहीं। ये हमारा बर सगीर पाक के दोनों मसलक के रहनुमाओं उलमा का तरीका था, उसको हमने छोड़ दिया। मुल्क में हमने मसले की हवा दी, तो पारा चिनार में वो मसला है। बलोचिस्तान में आपका जो है जबान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर वो छेड़ रहे हैं। कराची में भी ये कर रहे हैं। हर जगह जहां जहां हम उनको मौका दे रहे हैं उसी के मुताबिक। लेकिन पीछे मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक ही है, मैं उस पर बहुत क्लियर हूँ। कल बलोचिस्तान से भी बात आई गवर्नमेंट की तरफ से, हिंदुस्तान है। और इसको भी मत भूलिए कि वहाँ पे इस वक्त अफगानिस्तान में आपका रॉ तो है ही है, आपका मोसाद और आपका जो है CIA पूरी तरह फाल है। तो इसको मत भूलिए कि वो पाकिस्तान की वो दुश्मन जो हमेशा हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे, पहले अलग-अलग, अब वो इकट्ठा जो कर रहे हैं। इंडिया इज बेसिकली यूज्ड एज अ बोगीमैन। सिर्फ इंडिया ही नहीं है, इंडिया के पीछे और भी ताकतें हैं। तो हमें ये सोचना होगा कि हम इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि काउंटर नैरेटिव बयानिया हमारा क्या है। इस्लाम तो है ही चीज का मजहब, वो भी हम ना दे सके, नेशनल एक्शन प्लान को ठीक है, हम इम्प्लीमेंट ना करा सके, और सियासी जमातें सियासतें तो अली ये जो लोग अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आप मेरा ख्याल है कि बहुत ही यकीन के साथ जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और बैरूनी अनासर को ले आए हैं, जबकि आपने खुद भी कहा है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो इंतहा पसंद मौजूद हैं जो इस्लाम को तशद्दुद के जरिए नाफिज करना चाहते हैं और अपनी मर्जी का इस्लाम लाना चाहते हैं। तो वो अच्छा, इसमें हमारे साथ कोयटा के रिपोर्टर जो है रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अच्छा रिजवान साहब, जरा हमें आप जरा बताइएगा, अली मोहम्मद खान साहब ने तो इसका जवाब नहीं दिया कि क्या वजह है कि कोयटा में दहशतगर्दी के वाकयात दूसरे इलाकों के मुकाबले में ज्यादा क्यों होते हैं। एक तो ये हमारा आम नाज़रीन जानना चाहते हैं कोयटा और पारा चनार में, पारा चनार पर भी बात करेंगे, पहले जरा कोयटा की आप हमें दें, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि कोयटा जो है वो दहशतगर्दी के वाकयात बहुत ज्यादा होते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कोयटा को अब जो कोयटा का बासी है, जो बलूचिस्तान का बासी है, वो ये समझने पर मजबूर हो गया है कि ये एक लेबॉर्ट्री है जहां पर तमाम टेस्ट किए जाते हैं। किसी किस्म की आप ये देखें कि यहाँ पर रॉ और NDS ने मिलकर यहाँ पर आज़ादी की तहरीकों को हवा दी, हमने उन्हें काउंटर किया। उसके बाद आज मजहबी दहशतगर्दी यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंटली हम देख रहे हैं कि उसके वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, जिसमें हमारे कोयटा के शहरी बलूचिस्तान भर से लोग जो है वो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, हम एक लेबॉर्ट्री, बलूचिस्तान को एक लेबॉर्ट्री बना दिया गया जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं। CPEC का मंसूबा इंतहाई किसने बनाया, किसने लेबॉर्ट्री बनाया? देखिए जी, इसमें हम जो अहले बलूचिस्तान है वो ये अहले इक़्तिदार से सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने लेबॉर्ट्री बना दिया है। अब हमें बलूचिस्तान के लोगों को अमन फराहम करना अहले इक़्तिदार का काम है। हमारे सूबाई हुकूमत की अगर हम बात करें तो सूबे में हमेशा ये दावा किया जाता है कि बलूचिस्तान में
देखिए मैं मुझे प्लीज लेट मी चिप इन हियर। आप देखें एक तरफ एक आप बोले आप फरमा रहे हैं कि अली मोहम्मद खान आप बात करें। रॉ रेंडियस ने तो रॉ रेंडियस को इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बात की, आप उसको समझते ही नहीं है। मैंने आपको जो बात की कि हिंदुस्तान हमारे फॉल्ट लाइन क्या है, जहां शिया सुन्नी मसला है उसको वहां वो इसको हवा देता है हिंदुस्तान पैसा देके। जहां जो है हमारे मुल्क में नस्ली मसला है जो बलोचिस्तान में किसी हद तक के जमाने में था, अब भी शायद हो, उसको यूज करते हैं। बेसिकली देखें आप नो द एनिमी, अपने दुश्मन को तो पहचानो, वो लड़ते किसके खिलाफ हो। दुश्मन आपका हिंदुस्तान है, यूज आपके अपने लोगों को कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, पैसे दे रहा है। द क्वेश्चन इज कि आप इनको तो पकड़ लेंगे जहां से उनके डंडे मिलते हैं, जहां से उनकी ट्रेनिंग होती है। अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान पे क्यों कुछ थ्रेट नहीं आता? अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझ के आप क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नुमाइंदे तो हैं लेकिन आप पाकिस्तानी भी हैं कि ये जो कोयटा में जो अली मोहम्मद खान कह रहे हैं कि कोयटा और पाराचनार में जो वाक़यात हो रहे हैं, इसमें जो फॉल्ट लाइन मुल्क के अंदर मौजूद है कि वहाँ पर शिया सुन्नी डिवाइड है, पाराचनार में भी शिया सुन्नी डिवाइड है, इसको जो है वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की ताकतें जो हैं उनकी एजेंसी जो है वो इस्तेमाल करती हैं। आप नहीं समझते कि लोकल हमारे यहाँ इंतहा पसंदी भी बहुत ताकतवर है और उसकी भी बहुत जड़ें मौजूद हैं? आपको कराची में भी है, लाहौर में भी है, हर जगह नजर आती है। तो लोकल वजह भी हो सकती है बैरूनी वजह के सिवा। देखिए अली मोहम्मद खान जो आपको रीजनिंग अंजुम साहब दे रहे हैं वो टेक्स्ट बुक रीजनिंग दे रहे हैं, वो हरफ बरफ सच कह रहे हैं। ये फैक्ट है, ये रा की पेनिट्रेशन है, ये हमारी फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो अपनी इस बात की एक एडमिटेड पोजीशन ले चुके हैं। उनके एक्स आर्मी मैन अपनी पब्लिक टॉक्स में बैठ के कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान से लोग मिल जाते हैं। तो वो जो यहाँ से लोग मिलते हैं वो हमारे अंदरूनी खलफशार की वजह से वो उनको टैप डाउन कर लेते हैं। और इसी बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि जब आपने इसको इस्तेहकाम देना है, जब आपने पाकिस्तान को बेहतर करना है, दहशतगर्दी से पाक करना है, तो उसके लिए जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर लेटर एंड स्पिरिट से तमाम ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट को पूरी तनदेही से काम करना चाहिए। अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी को सामने रखना चाहिए। और मैं इसको आपको आज एक और फॉल्ट लाइन की निशानदेही कर दूं। यही धमाका अगर लाहौर में हुआ होता, यही धमाका अगर आपको कहीं ये इस्लामाबाद के नज़दीक हुआ होता तो 3 दिन नुहा कनाई आपकी मीडिया भी करती। वो बेचारे शहीद हो गए हैं पाड़ा चनार में, तो आपने आधे मिनट के प्रोग्राम उन पर किए। आपके अपने प्रोग्राम के भी 45 मिनट सियासत पर मलिक साहब ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ, मेरी सुने बात। आप भी समझते कि पारा चनार पे हम इतनी पेन में हैं? मैं सच बताऊं ना, देखिए वो पेन रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ना स्क्रीन पे। यही हम कह रहे हैं, आप एजेंडा सेट कर सकते हैं, आपके पास इख्तियार है। यहाँ आपकी भी फॉल्ट लाइन है, या गवर्नमेंट की भी। मैं एज अ स्पोक्स पर्सन टू द पंजाब गवर्नमेंट कह रहा हूँ। नाज़रीन, आपने बात है कि हमारे जो पैनल के शुरका हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदुस्तान शामिल है, इसमें अफगानिस्तान शामिल है, उनकी एजेंसियाँ शामिल है, और हमारी अपनी फॉल्ट लाइन भी है कि शिया सुन्नी डिवाइड जो है वो कोयटा में भी है, शिया सुन्नी डिवाइड जो है पाराचनार में भी है, और हमारे इंटरनल इंतहा पसंद और दहशतगर्द यहाँ भी मौजूद हैं, और वो बैरूनी ताकतें उस पूरी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करते हुए इस्तेमाल करती हैं। लेकिन इसमें एक बात, जब हम सारी की सारी बात बैरूनी महरक़ात पे डाल देते हैं तो हमारे अंदरूनी जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी का जो एलामिया है, इंतहा पसंदी का जो नैरेटिव है, वो मिडिल क्लास में भी पॉपुलर है, वो बहुत से हल्कों में पॉपुलर है। अगर हमने इस नैरेटिव को और इस एलामिये को जो है इसका बंदोबस्त न किया और हमने लोगों को इंतहा पसंदी के रास्ते से डाइवर्ट करने के लिए एक पॉलिटिकल स्ट्रगल ना की, तो भी जो है वो दहशतगर्दी पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, अब इजाज़त दीजिए अंजुम रशीद और उसकी पूरी टीम को प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 से।